हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। लगातार मतदान पर महाकवरेज जारी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, मतदान जारी है और हमारी महाकवरेज भी बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी के बीच आपको बता दें, भारी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 9 बजे से 13% मतदान अब तक हो चुका है, जो कि एक अच्छी खबर है। योगेश्वर दत्त ने भैंसवाल में डाला है वोट और भारी संख्या में लोगों से अपील करी है कि आएं और वोट का प्रयोग करें। गठबंधन के उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त। भैंसवाल कला गांव में मतदान किया है। बूथ नंबर 200 पर जाकर योगेश्वर दत्त ने वोट डाला और साथ ही लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील करी है योगेश्वर दत्त ने। आपको बता दें, आज बड़ौदा उपचुनाव के लिए वो दिन है जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। 280 बूथों पर मतदान हो रहा है। प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। लगातार शाम 6 बजे तक वोटिंग चलने वाली है और चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है इस वक्त। तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। लोगों के मुंह पर मास्क हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन से लेकर ग्लव्स बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच जब लोग खुद को प्रशासन की इन तैयारियों के बीच सुरक्षित महसूस भी कर रहे हैं और वोट डालने के लिए भारी संख्या में लोग आ भी रहे हैं। कई पोलिंग बूथ की तस्वीरें लगातार आप सुबह से देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। लंबी लंबी कतारों में लगकर लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव में। तो ये कुछ तस्वीरें जरूर आपको मतदान केंद्र की हम दिखाना चाहेंगे। सुबह जब वोटिंग शुरू हुई भी नहीं थी, उससे पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया था। और हमारे साथ रिठाना गांव से संजय जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। संजय, बताया जा रहा है कि 13% तक मतदान अब तक हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है और लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। वोट डाल चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकल के अपना जो वोट का जो मत का उपयोग कर रहे हैं और मौके पे आके अपना वोट डाल रहे हैं। जी जी, तो ऐसे में जो लोग आ रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो काफी उनको एक जो वोट बैंक है, या मैं बात करूं जिस तरीके से रिठाना गांव में मौजूद हूं, 4500 से करीब ज्यादा यहाँ वोट है और इंदु राज नरवाल का ये गांव है। तमाम जो वोटर हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इसी गांव से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है इंदु राज नरवाल, उनका ये गांव है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस यहाँ से जीत हासिल की थी और एक बार फिर इसी गाँव से जो प्रत्याशी है इंदु राज नरवाल है, वो खुद इसी गाँव के इसी स्कूल में, क्योंकि मैं स्कूल की बात करूं, 4 बूथ इसके अंदर बनाए गए हैं। 90 नंबर बूथ, 91, 92 और 93 नंबर, और 90 नंबर जो बूथ है उसमें इंदु राज नरवाल शाम को 4:15 में अपना वोट डालेंगे। तो ऐसे में काफी कयास लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको दिखाना चाहूंगा नंदिनी, क्योंकि काफी बड़ा ये चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि तमाम जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, या फिर मैं कांग्रेस की बात करूं या फिर बीजेपी या फिर जेजेपी के जो संयुक्त प्रत्याशी हैं उनकी मैं बात करूं, तमाम बड़े चेहरे यहां प्रचार के लिए उतरे थे और सभी पार्टी सीट को अपने पाले में डालने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज जो माहौल देख रहे हैं, तो जो उत्साह लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बूथ हैं जो काफी संवेदनशील उसको कहा जा सकता है। जिस तरीके से उपचुनाव में अक्सर देखने को मिलता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, उसी के चलते पैरा जो मिलिट्री फोर्स है वो यहाँ तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ तैनात किए गए, हरियाणा पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी इस उपचुनाव में ना हो, क्योंकि अभी मैं समय की बात करूं, 10 बज गए, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया कि वोटिंग स्टार्ट हुई। और जो लोग वो उसमें मैं युवा वर्ग की बात करूं या फिर बुजुर्गों की बात करूं या फिर महिलाओं की बात करूं, काफी उत्साहित वो नजर आ रहे हैं और अपना वोट का जो मत का अधिकार है वो अच्छे से निभा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोविड-19 का ये पूरा साल निकला है, तो उसके मद्देनजर जो इलेक्शन
कमीशन की तरफ से एक बड़ा अच्छा इंतजाम अंदर किए गए हैं। जो भी वोटर आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको सैनिटाइज कराया जाएगा, उसके बाद आपको एक मास्क दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके बाद आपको एक ग्लव्स दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना मत का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके की कोई भी चीज यानी किसी भी यानी कि मैं कोविड की बात करूं या फिर वोट डालने की बात करूं, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके मद्देनजर प्रशासनिक तौर पे काफी इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो 80 साल से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको एक डोर स्टेप के माध्यम से उनके घर पे ही वोट डालने का इस बार एक प्रावधान किया गया था। ये भी काफी सराहनीय है जिस तरीके से कोविड का पीरियड चल रहा है और जो 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं वो अपने घर में बैठ के ही वोट डाल सकते हैं। डोर स्टेप का माध्यम इस बार सरकार ने अपनाया कि उनके घर जाके वोट डलवाई जाएगी। तो तमाम प्रयास प्रशासन और सरकार के द्वारा किए गए कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी इस उपचुनाव में ना देखने को मिलो। नंदिनी जी बिल्कुल संजय, और हम देख रहे थे कि आप एक पोलिंग बूथ पर सुबह पहुंचे थे जहां पर एक बुजुर्ग आए और लोग सवाल जरूर खड़ा कर रहे थे कि यहाँ पहुंचे और इनको वोट डालने के लिए मना कर दिया गया। कहीं ना कहीं वो बैलेट पेपर का ही मामला था। जी बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से कुछ लोग इस जो स्टेप डोर वाला जो सरकार की तरफ से एक प्रावधान किया गया उससे कुछ लोग नाखुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने जो बूथ पर आके वोट डालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये उनका मानना है कि जो कोरोना काल है इसके जरिए मेरे यानी कि हमारे घर तक जो सरकार ने एक पहल की, हम घर पे बैठ के वोट डाल सकते हैं, ये काफी सराहनीय कदम है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम अपने बूथ पर जाके वोट डालेंगे। और सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जब हम बड़ौदा गांव के अंदर थे बूथ नंबर 123 पे, तो वहां मशीन की मैं बात कर लेता हूं एक बार फिर, अभी तक वो मशीन ठीक नहीं हुई। मात्र 2 वहां ईवीएम मशीन लगाई गई हैं और एक जो सुबह 7 बजे से ही अभी तक चालू नहीं हो पाई है। तो ये भी एक कारण है जिस तरीके से इंजीनियरिंग की टीम विंग के जो लोग हैं वो वहां कार्यरत हैं, वो काम कर रहे हैं कि ऐसे तमाम, क्योंकि 280 बूथ बनाए गए हैं उसमें से कई जगह तक जो खामियां आ रही हैं उससे भी जो वोट डलने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो वोटर हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आपको चलना है, मास्क आपने लगाना, सैनिटाइजर आपको करना है। तो तमाम चीजें यहाँ मद्देनजर रखते हुए प्रशासन मुस्तैद जरूर है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ईवीएम मशीन ठीक हो पाती है या नहीं। जिस तरीके से काफी लंबी लाइन वहां लग जाती है, 2 ईवीएम मशीन लगाई गई हैं, करीबन 3 घंटे से ज्यादा बीत जाते हैं और अभी एक ही मशीन पे जो वोटिंग है वो डल रही है, दूसरी पे अभी वोट नहीं डल पा रही है। नंदिनी चलिए बिल्कुल संजय, आप ने ये जानकारी साझा की, हमारे साथ बने रहिए आप। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं सीधा रुख करूंगी। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य साहब और हमारे साथ मौजूद हैं निकिता अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का जुड़ने के लिए। सबसे पहले निकिता, आपसे बात करना चाहूंगी, कितना प्रोत्साहित आज आप महसूस कर रहे हैं कांग्रेस नेता होने के नाते? कितना ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि इतने दिनों से मेहनत जो दिखी, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे कांग्रेस के तमाम अन्य नेता, ये तो जरूर महसूस किया होगा आप लोगों ने कि कंपटीशन जो है वो बड़ा है, आसान नहीं है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज बुलाने के लिए। जोश बहुत है, हम सारे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। आज जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट जो है वो लगभग 13% है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सुबह लोग इतना बाहर निकल रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। तो हम बहुत खुश हैं इस बात को लेके। यही हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक सबूत है कि एक सेलिब्रेशन है, डेमोक्रेसी का सेलिब्रेशन है जब भी कोई मतदान होता है, कहीं पे भी होता है। तो और जैसे आपने ये भी बताया कि जहाँ से इंदुराज जी खड़े हैं और जहाँ वो पड़े हैं वहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल के वोट डालने के लिए आ रहे हैं। वो उससे हमारा मनोबल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है और हमारी पूरी उम्मीद है कि हम भारी मात्रा से जीतेंगे यहाँ से। जी, और बीजेपी के तो कुछ नेता ये भी मानते हैं कि जितनी ज्यादा वोटिंग होगी फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। कई लोग ऐसा कहते हुए भी नजर आते हैं। फिर यहाँ पे ये तो हर कोई पार्टी यही बोलती है, बट आपकी खुद की जो ओपिनियन पोल थी, आपको पता है कि कैसे लोग बहुत नाराज हैं इस बीजेपी जेजेपी की जो सरकार है हरियाणा में, उससे कितनी नाराज है। जो ये 3 काले कानून लेके आए,
किसानों के लिए वो मुझे दिख रहा है कि लोगों में आक्रोश है, वो बाहर निकल रहे हैं, उसका गुस्सा है, जिसके वजह से ये लोग इतनी तादाद में बिल्कुल गुस्सा तो देखने को मिला ही, गुस्सा देखने को मिला ही। लेकिन यहाँ पर निकिता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री ने इस पर, सोमवीर जी आपकी राय लेना चाहूंगी मैं, ये कृषि कानूनों की बात हो रही है, लगातार ये मुद्दा गर्म रहा है इन दिनों, जब बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी जेजेपी के तमाम नेता, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो कृषि कानूनों को लेकर ही वो सबसे ज्यादा बात करते हुए नजर आए, आश्वासन देते हुए नजर आए, और मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि एमएसपी अगर नहीं मिली लोगों को तो मैं राजनीति तक छोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं क्या इन सब बयानों का असर पड़ रहा है या हुआ होगा? देखिए नंदी जी, सबसे पहले तो मैं बड़ौदा हल्के के जो हमारे माननीय मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। और जितना अब तक शांति से वोटिंग हुआ और एक अच्छा परसेंटेज वोट चल रहा है, आगे ये ऐसे शांति बना रखे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें जी। तो ये मेरी आपके चैनल के थ्रू उनसे विनती है और अपील है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक आपका सवाल है कि कृषि किसान बिल, ये किसान बिल जो है ना, ये बिल्कुल थोड़े से दिन पहले आए थे, और ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि सीएम साहब ने तो अपनी साख दाव पे लगा दी, और ये इलेक्शन जो है ये बड़ौदा और एक बाढ़ड़ा मारा, दो विधानसभा ऐसी है जो बिल्कुल किसान बाहुल्य, मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द असेंबली इन हरियाणा। तो ये बड़ौदा जो है ये बहुत काफी ही ज्यादा ही किसान है, सारे किसानी वाले लोग हैं, कोई बड़ा कस्बा नहीं है इसमें, सारे बड़े बड़े गाँव या फिर छोटे गाँव। तो किसान की जो समस्या है, किसान का जो मुद्दा है, ये बिल्कुल ज्वलंत होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। पहले भी ऐसा ही हुआ है। ये थोड़ा सा ये था कि एकदम थोड़ा सा बहुत जल्द पहले ये बिल आए, और ये किसान यूनियन ने, कुछ किसान यूनियन से सेटिस्फाई हुई किसान यूनियन। तो ये बातें हम डिबेट में बिल्कुल शुरू से कहते हैं, आपके यहाँ भी है, दूसरे चैनल्स पे भी, कि किसान का जो ये बिल है तीन, ये काले हैं सफेद हैं, कितना फायदा है कितना नुकसान है। ये बीजेपी कहती है कि बहुत फायदे हैं, हम किसान को सौरभ बढ़ा देंगे, किसान की सारी समस्या हल कर देंगे। अपोजिशन कहता है ये काले कानून है, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये इस तरह की बातें चल रही थी। तो ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि बीजेपी ये चीज किसान तक पहुंचाने में इलेक्शन से 10-15 जी आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ये जरूरी था हुकुम सिंह भाटी जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हुकुम सिंह जी, मतदान जारी है और लगातार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है तमाम बड़ौदा वासियों के लिए भी और तमाम उन नेताओं के लिए भी जो लगातार मेहनत करते नजर आए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कितना मोटिवेटेड आज बीजेपी महसूस कर रही है? को इस बात की लिए शुभकामनाएं कि जो परसेंटेज जनता बढ़ा रही है, रुचि ले रही है चुनाव में, और निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और वैसे देखिए बाई इलेक्शन है, और इस बाई इलेक्शन में नेचुरल तौर से जो जनरल इलेक्शन में वोटिंग होती है उससे कहीं ज्यादा ही रहती है। तो इसलिए, और इसका हम तो समझते हैं इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जी हुकुम सिंह भाटी जी, यहाँ पर हमारे साथ निकिता अरोड़ा भी बैठी हुई है, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, और मैं उन्हें यही बात कह रही थी कि बीजेपी के नेता तो यही मानते हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा गया तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता है, लेकिन वो कह रही है कि ये आपकी गलतफहमी है। देखिए, बात कह देने से किसी चीज को वो सत्य साबित नहीं होती। कोई भी चीज आंकड़ों के आधार पर कही जाती है तो हमेशा उसके परिणाम बिल्कुल एकदम सही और सटीक होते हैं। आप पिछला कोई भी चुनाव देख लीजिए, जब भी वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप ये मतलब एक निश्चित तौर पर है, और इस इलेक्शन में निश्चित तौर पर जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के हमारे कैंडिडेट योगेश्वर दत्त को मिलेगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि इतिहास साक्षी है इसके लिए। इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं उस बात से अपने को ज्यादा कंसर्न नहीं। जी तो कितना आशावादी महसूस कर रहे हैं? आज वोटिंग परसेंटेज भी उम्मीद है अच्छा जा रहा है, तैयारियां भी चाक चौबंद है इलेक्शन कमीशन की ओर से, जो लगातार तस्वीरें हमें मिल रही हैं, और प्रचार प्रसार करने के लिए तो आप भी बड़ौदा पहुंचे थे हुकुम सिंह जी, तो किस तरीके का माहौल था, कितना उत्साह लोगों में देख पा रहे थे आप उपचुनाव के लिए? देखिए
कांग्रेस ने और विपक्ष ने, इनेलो, ही दो ही पार्टियां, तीसरे बाकी तो नाम मात्र के लिए, इन्होंने 2 मुद्दे उठाए। एक बात हुड्डा साहब ने कहा बड़ौदा मेरा है, बड़ौदा मेरा क्षेत्र है, और मतलब उन्होंने अपना उसको घर बता दिया। उसका लोगों ने जवाब दे दिया, अगर ये तुम्हारा घर था तो तुमने पानी क्यों नहीं दिया, तुमने सड़क क्यों नहीं दी, तुमने वो सब सुविधाएं क्यों नहीं दी जो रोहतक को दी थी, उसका जवाब दिया। दूसरा, इन्होंने किसानों को बहकाया, उनको बरगलाया। किसानों को जवाब पूरा मिल गया कि आज मंडी भी है, एमएसपी भी है, सबको जो है उसका फायदा मिल रहा है, बरकरार रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पहली स्टेटमेंट, आज हुड्डा साहब बोलते हैं बरगलाने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा एमएसपी खत्म हो तो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने भी कह दिया एमएसपी दिखा दो कहीं पर बिल में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर तो पेशकश दोनों ही बड़े नेताओं की तरफ से हो गई है। बहरहाल आप बने रही हमारे साथ। इसका एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देखिए कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। जो पहले उसमें एमएसपी का पूरा वर्णन है, सरकार ने उसको छेड़ा ही नहीं है। जब किसी भी चीज को हटाया नहीं है, किसी भी चीज को एलिमिनेट नहीं किया, तो वो एज इट इज है। हुड्डा साहब तो एकदम से बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हुकुम सिंह जी, चलिए एक बार अरविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजेपी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं निकिता आपके पास वापस लौटूंगी। अरविंद भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके की जंग छिड़ी कृषि कानूनों को लेकर बड़ौदा उपचुनाव में मुख्य तौर पर बीजेपी और जेजेपी मिलकर समझाने में सफल रही है किसानों को कि इससे आपका नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जेजेपी और बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है और जिस तरह के अब रुझान वहां से आने शुरू हो रहे हैं कि किस तरह से वोटिंग हो रही है, किस रुख जो नजर आने लगा है लोगों का, वो यही है कि बीजेपी जेजेपी के पक्ष में लोग वोट कर रहे हैं। और आप देखिएगा बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार इस चुनाव को जीतने जा रही है। और हुड्डा साहब का एक बयान अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा बड़ौदा उपचुनाव प्रदेश राजनीति की दशा दिशा बदलेगा। बिल्कुल दशा दिशा बदलेगा। विपक्ष का सूपड़ा साफ होगा इस चुनाव में। कांग्रेस और जो भी छोटे मोटे जो दल हैं, जो इनकी दुकानदारी जो झूठ से चल रही थी, ये झूठ जो सरकार के खिलाफ किसी कानूनों को लेकर या और मामलों में बोल रहे थे, वो झूठ की दुकान इनकी खत्म होने जा रही है। आगामी 10 को जब रिजल्ट आएगा, ये अपने घर बैठेंगे कांग्रेस वाले और भी जो राजनीतिक दल हैं, और सरकार इसमें बीजेपी और जेजेपी की जो पार्टियां हैं, हमारा जो गठबंधन है, वो जीतेगा। ये जो सीट है, हुड्डा इसे अपना गढ़ बताते हैं। और जो पिछले चुनाव रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव ही अगर हम देख ले तो उसमें जो हमने आंकड़े देखे, सोनीपत से भूपेंद्र हुड्डा लड़े, हारे चुनाव, लेकिन बड़ौदा जो हल्का था वहां से ज्यादा वोट भूपेंद्र हुड्डा को ही मिले थे। देखिए मैडम, जब लोकसभा के चुनाव थे उससे पहले भी कहा जाता था कि रोहतक और सोनीपत गढ़ है हुड्डा साहब का। दोनों चुनाव वो खुद भी हुड्डा साहब और उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वो भी हारे चुनाव। तो गड़बड़ कुछ नहीं है, गढ़ उसका है जो काम करेगा, जो विकास करेगा। लोग, जनता अब इस बात को समझती है, ऐसा कोई किसी का गढ़ यहाँ नहीं बना हुआ है। आप देखिए 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, अच्छे अच्छे जो इनके गढ़ हैं वो ढह जाएंगे। बिल्कुल इंतजार 10 तारीख का ही है। हमारे साथ निकिता भी लगातार बनी हुई है। आपने अरविंद जी और हुकुम सिंह जी की बातें सुनी, मैं चाहूंगी कि इन्होंने जो बातें कही उनका आप जवाब जरूर दें। देखिए, पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि ये कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि खट्टर साहब ने बोला कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर एमएसपी को हटाया गया। ऐसे तो मोदी जी ने भी बोला था कि मेरा सर काट दीजिएगा अगर 50 दिन में डिमोनेटाइजेशन का जो पूरी प्रतिक्रिया थी वो अगर स्मूथन आउट नहीं हो जाती तो मेरा सर काट दीजिएगा। तो ऐसे बयान तो इनके नेता बहुत करते हैं, बहुत खोखली बातें ये लोग बहुत करते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिटोरिक भी कहते हैं। ये इसके मास्टरी इन लोगों ने की हुई है। अगर ये हमें बोलते हैं कि झूठ की राजनीति, असल में तो झूठ की राजनीति बीजेपी पिछले 6 सालों से कर रही है, प्रदेश में भी और पूरे देश में भी लोगों को गुमराह कर रही है। हर एक जो नीति ये लोग लेके आए हैं उस पे इन्होंने बहुत गुमराह किया है। अगर एमएसपी की बात आती है, एमएसपी ये कहते हैं कि हमने कोई उसमें कोई बदलाव नहीं करा है, बट मैं ये कहती हूँ अगर नीयत साफ थी तो आप इस बिल के जरिए एमएसपी को गारंटी कर देते। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं, उद्योगों को ला रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो चीज हटाई नहीं है उसका बार बार जिक्र क्यों करें? नहीं, गारंटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बिल जो ये बिल कहते हैं वो ये कहते हैं कि उद्योग आके अब खरीद
सकते हैं, हमारे किसान भाइयों से उनका जो प्रोड्यूस है उनसे आके खरीद सकते हैं। तो आपका अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप अपने किसान भाइयों को एक थोड़ी सी प्रोटेक्शन जरूर देते। चलो इस पर मैं प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी, अगर हुकुम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है तो फोन लाइन पर। हुकुम सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सोमवीर आर्य भी जुड़े हुए हैं। जो बात यहाँ पर चल रही है, देखिए ये जो मुद्दा है कृषि कानून का, ये हर बार जब भी बड़ौदा उपचुनाव की बात आती है तो ये मुद्दा जरूर बातचीत में आता है, चर्चा में आता है। उसका बड़ा कारण ये है कि इन चुनावों में ये मुद्दा बहुत अहम रहा है, इनफैक्ट कहेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। कांग्रेस ने भी सरकार को इसी मुद्दे पर घेरा है और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी सबसे ज्यादा इसी पर बात करते हुए नजर आए, किसानों को समझाते हुए नजर आए। तो ये जो एमएसपी की बात कह रही है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि ये नुकसानदायक हो सकता है कहीं बीजेपी जेजेपी के लिए? देखिए, सवाल ये था कि ये ठीक है कि गलत है, वो तो था अलग इशू। इस इलेक्शन से अगर इसको हम जोड़ के देखें तो ये बीजेपी जेजेपी कितना समझा पाई कि ये बेनिफिशियल है। दूसरी बात जो है ना, मैं एमएसपी की बात करना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस या जो भी दूसरी जो कहते हैं एमएसपी गारंटी गारंटी गारंटी, अगर थोड़ा सा आप बिल को पढ़ेंगे तो गारंटी कुछ नहीं होती, किसी बात की गारंटी कोई नहीं होती। आईपीसी में 302 सेक्शन हमने कहा है मर्डर के लिए 302 लगेगा, क्या गारंटी दोगे को मर्डर नहीं होगा आगे से? ऐसा नहीं होता नंदिनी जी, ये थोड़ी सी धार्मिक बातें हैं एक्चुअली। और दूसरी सबसे भी इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, ये जितने भी 3 बिल है इनकी जो लीगल पोजीशन है, ये कितने लीगल है, कितने अनऑथराइज है, कितने अनैतिक है, कितने असामाजिक है, कितने नुकसानदायक है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल है, बहुत जल्द उसकी सुनवाई होने वाली। दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। एक तो आप कोर्ट में जाते हैं, एक आप भ्रम फैलाते हैं कि एमएसपी नहीं है। एक बात आप बताइए, पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बयान देता है कि एमएसपी बरकरार रहेगी, मंडियां चालू रहेंगी। अगर पार्लियामेंट में कोई बयान देता है कोई भी मंत्री या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी, उसके लिए विशेषाधिकार आता है, वो तो दैट इज पार्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो कैसे ये ऐसी बातें करते हैं? ये बात ठीक है, मैं भी मानता हूं कि ये जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है ये इस मुद्दे को नहीं बना पाई, यही हम शुरू से कह रहे। और बीजेपी जेजेपी का जो अलायंस है, ये जो कैंडिडेट है, इनकी जीत का आधार ही 2 है। मैं बताऊं आपको, जो अभी जो बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट अनडिस्प्यूटेड है, ना उसके ऊपर कोई जाति लागू होती, ना कोई भ्रम लागू होता, ना उसके कोई नेगेटिविटी है, ना उसको कोई आप खिलाड़ी है, आप उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कैंडिडेट की बजाय पार्टी की तरफ आते हैं तो पार्टी के 2 ही मूलभूत हैं, हम शुरू से डिबेट कर रहे हैं। एक मूलभूत यह है कि इस कृषि कानून को जनता तक, किसान के घर द्वार आपके खेत में कितना पहुंचा पाते हैं, ये एक बीजेपी के नीति और कितना इन पर जनता विश्वास करके करती है। दूसरा, जो जेजेपी का वोटर था 30-32 हजार, जो पिछले इलेक्शन में जो इनके खिलाफ लड़ा था, 40-42 के टोटल 70 बनते थे, उसमें से कितना शिफ्ट कर, वो बीजेपी जेजेपी के खाते में गया होगा, लगता है एक सेकंड, जो जेजेपी का जो वोटर है वो कितना शिफ्ट हो पाता है, बीजेपी कितनी कैपेबल है कि अब मेरे तो बीजेपी को तो वोट दे दिए 2000, बट अब वो कितना देते हैं, अब वो शिफ्ट कितना कर पाते हैं? इनका इलेक्शन इस बात पे दारोमदार था बिल्कुल शुरू से। तीसरा, किसान का जहां तक सवाल है, किसान जो है, इनके ओपी धनखड़ साहब हैं, वो अध्यक्ष बनाए थे, शायद एक आधा पॉइंट ये भी रहा होगा कि भी बड़ौदा के इलेक्शन सिर्फ है, किसान वो कृषि मंत्री रहे, पंचायत मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे, तो वो कुछ ठीक से समझा पाए। लेकिन सारा दारोमदारी, मैं नहीं कहता कि कितना समझा पाए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। अभी तो वोट देखिए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप निष्पक्ष तौर पर बता सकते हैं कि ये गढ़ कांग्रेस जो कह रही है कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, तो ये सच है कि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, और बीजेपी को अगर ये किला फतेह करना है तो अगर जीतती है बीजेपी तो ये वाकई बड़ी बात होगी, क्योंकि कंपटीशन टक्कर का है, ये दिख रहा है। नंदिनी जी, देखिए गढ़ बिल्कुल कोई 2 राय नहीं है, राजनीति हुड्डा साहब की वहां से चलती है। ये 12-13 सीट अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, इनकी पॉलिटिक्स वहीं से। अगर वो 12-13 इलेक्शन, पिछली बार ये 2019 में जो इलेक्शन हुए, इसमें 12-13 एमएलए नहीं होते तो दीपेंद्र हुड्डा जी को राज्यसभा सीट नहीं मिलनी थी। ये सारी दारोमदारी उनका, और गढ़ है उनका, मानते हैं हम गढ़। लेकिन गढ़ वो, जैसे इन्होंने बताया, गढ़ टूटते देर नहीं लगती, लोग सियाने हो गए, जनता वो होगी। अगर 1 सेकंड ठीक है, उनका गढ़ है, मैं मानता हूं बिल्कुल, उनका आधार है वहां पे, और कैंडिडेट भी शायद
बहुत टक्कर दे रहा है, नेक टू नेक आज के दिन। अगर हम न्यूट्रल बात करें ना, तो पार्टी बेस को छोड़ के तो बिल्कुल नेक टू नेक है। कोई भी 1000, 2000, 500 बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाला नहीं है कोई भी कैंडिडेट। कौन जीतेगा वो तो जनता बताएगी, लेकिन गढ़ है। लेकिन नंदिनी जी, आज वोटर ये भी सोचता है कि बाई इलेक्शन है, 4 साल पावर में बीजेपी ने रहना है, कल काम होने वादे किए वो पूरे इनसे करवाने। ये अगर वोटर के दिमाग में थोड़ी सी बात आ गई तो हुड्डा साहब का गढ़ तो है, बट वो कुछ कमजोर हो सकता है। कोई ये गढ़ करके कोई आदमी सोचे कि मेरी बपोती है, ये नहीं हो पाती। ये बड़े बड़े देखे हैं, इंदिरा जी हार गई थी, चोरी देवीलाल हार गए थे इलेक्शन, चोरी चरण सिंह हार गए थे एक बार। तो बड़े बड़े नेता गढ़ों में, अपने ही गढ़ों में हारे हैं। तो ये गढ़ नहीं होते, ये वोटर का व्यू है, उस वक्त क्या माहौल है, क्या आगे होना है, क्या वो पुराने वो बात नहीं रही। वोटर एक लाइन पे चलता। निकिता अरोड़ा जी, चलिए मान लिया कि भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है बड़ौदा, लेकिन अगर भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है तो वहां पर कुमारी शैलजा को नजर नहीं आना चाहिए था, रणदीप सुरजेवाला को नजर नहीं आना चाहिए था? मैं आपको सब कुछ सारा दारोमदार भूपेंद्र हुड्डा पर ही छोड़ दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात और नहीं आपको है। पता है कि विपक्ष ने खूब कटाक्ष, विपक्ष में तो आप लोग हैं, सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर फिर कटाक्ष किए हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर कि एकजुटता नहीं है। देखिए, एकजुटता नहीं होते तो जब इंदुराज जी का हम नॉमिनेशन फाइल करने गए थे तो सारे नेता वहां ना होते। हुड्डा साहब भी वहीं थे और हमारी जो HPCC की अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी, वो भी वहां पे मौजूद थी। और कुमारी शैलजा जी बहुत सारे गांव में गई हैं पिछले 10 दिनों में। अगर आपने देखा होगा तो वो लगभग हर रोज हर एक गांव में गई हैं और उनसे वहां पे चुनाव का प्रचार किया है और इंदुराज जी के साथ वो खड़ी हैं और सब एकजुट हैं। तो ये बातें तो सिर्फ राजनीतिक बातें हैं, जो बीजेपी के पास और कोई मुद्दा है नहीं, तो वो ऐसी बातें करके लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता है कि कांग्रेस एकजुट है, हमारे सभी बड़े नेता एकजुट हैं जी। और आप देखेंगे इसका नतीजा हमारे साथ निकिता आप बने रहिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं रमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी रमन मलिक जी, आज मतदान लगातार हो रहा है और वोटिंग परसेंटेज, बड़ी खुशी की बात है कि सुबह से ही तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं। बड़ौदा से वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। तो हर एक नेता से, आज जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो भी नेता, मेरा सवाल उनसे ये है कि वो कितना आशावादी महसूस कर रहे हैं जब वोटिंग परसेंटेज कोविड-19 के इस दौर में भी बढ़ रहा है। देखिए, मैं सदर की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो तो महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं और इतने बड़े जो संकट उसमें भी वो इतनी जागरूकता से, इतने तन्मयता से इस जुटे हुए हैं। जहां तक अभी मैं सुन रहा था आपके डिस्कशन की बातें, तो मैं थोड़ा सा स्तब्ध हूं ये देखने के लिए कि कांग्रेस के सोशल मीडिया के न्यूज में तो बहुत सारा दिखा नहीं है कि कहीं पे कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे आए हों, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे भी सर्च कर रहा था, वहां पे भी सिर्फ एक चीज दिखती है कि कैंडिडेट से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा नजर आते हैं। जी। तो लगता ऐसा ही है कि शायद चुनाव बाप बेटे का है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक बात आती है हमारे नेताओं की, आपने देखा है आप एक जागरूक चैनल हैं और बहुत संभल के साथ आप अपनी पत्रकारिता करते हैं। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि आपने जब ये कवर करा चुनाव, आपने जब समय समय पे देखा कि सारे हरियाणा के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनके दौरे हुए, वो सब नजर आए। ऐसा दृश्य आप जैसी एक अच्छी चैनल ने भी कांग्रेस का नहीं दिखाया। शायद आपकी कोई अपनी पर्सनल कांग्रेस से रंजिश रही हो। नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं है, बिल्कुल। अगर नहीं रही, सुनिए प्लीज, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर नहीं रही तो शायद ये वजह है कि आपको जो चीज है ही नहीं वो आप दिखाते कहां से। तो ये जो विषय है ये तो यहाँ पे सीमित हो जाता है। अब आपकी बात बड़ौदा के चुनाव की, परसों या कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला कि अगर इन 3 कानूनों में कहीं भी MSP की बात हो तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। मैं
कल भी एक वीडियो के पूछा था, पहले भी पूछा हुआ है, लेकिन कल तो मैंने स्पेसिफिकली यही पूछा कि 1965 में ये डिसीजन हुआ कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। 1965 के बाद कोई एक कानून ऐसा दिखा दें जी जी, और देश में भी रही सरकार, कौन से कानून में एमएसपी का दिया हुआ है कि एमएसपी दी जाएगी, वो कानून मेरे को दिखाओ। क्योंकि ये सेंट्रल जो एग्रीकल्चर कमेटी है उसके माध्यम से डिसीजन हुआ था। तो जो जिन्होंने 1965-66 से जब शुरू हुई एमएसपी देना, वितरण करना, जिन्होंने तब से कानून नहीं बनाया, वो आज ये बोल रहे हैं तो जब तक कानून ना बने तब तक तो उन्हें होना ही नहीं चाहिए। आए हैं ना सर कि आप हमसे बेहतर करें और आप हमसे बेहतर किसानों के लिए आप काम करें, आपने वो नहीं किया। आप अभी मतदान आपको वोट तो इसी के लिए मिला है ना, आपने उसका इस्तेमाल नहीं करा। पिछले 6 साल से आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हर क्षेत्र में हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो पीछे चला गया है। क्राइम रेट हो, कृषि की बात, कानून की बात हो, वुमेन सेफ्टी की बात हो। देखिए निकिता जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ ना, उसमें अच्छा नहीं लगता ऐसे डिबेट करना। मैं आपको इतना सा बता देता हूँ, सिंस आपने सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जब आपने लखनऊ जाना हो तो आप लखनऊ की बस में बैठोगे, आप चित्रकूट की बस में बैठोगे तो गलत डायरेक्शन में जाओगे ना। बात यहाँ है कि जो कानून आपको दुकान एस्टैब्लिश करने के हैं, आप उसमें दुकान में माल किस भाव पे बिकेगा उसके विवरण चाहती हूँ, तो शायद ये अतिशोक्ति होगी या तो कानूनी व्यवस्था की और या समझ की। चलिए, हमारे साथ सुखवंत सिंह भी जुड़ चुके हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रमन मलिक जी, आपके पास वापस लौटूंगी मैं। सुखवंत सिंह जी का रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस और जेजेपी की तो बातें हो गई, आईएनएलडी क्या फील कर रही है आज? वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, कितने आशावादी आप है बड़ौदा के लिए? मैडम धन्यवाद, आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। जी। मैं रमन मलिक जी को सुन रहा था, पहले उनका जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आऊंगा। सर, चाच मतदान हो रहा है, मुझे लगा आप इसे लेकर पहले रिएक्शन देंगे, इसीलिए मैंने आपसे सवाल ऐसा किया। लेकिन चलिए, रमन मलिक जी को जवाब देना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं आप। चलिए बताइए। मैं जरूरी नहीं समझता, हरियाणा प्रदेश की जनता समझती है, बड़ौदा की जनता। बताइए बताइए। आपने अभी ये कहा कि 4% कोविड के बावजूद बढ़ रहा है जी, तो ये इस बात का परिचायक है कि बड़ौदा की जनता किस प्रकार से इस सत्ता से दुखी है। अभी रमन मलिक जी ने एमएसपी की बात, और वो आपने ठीक किया, आपने बीच में उनको टोक दिया, क्योंकि अब इस बात की आवश्यकता अब आई है किसानों को एमएसपी इंश्योर हो, क्योंकि ये लोग अपने बिल के माध्यम से उस पहले वाली जो व्यवस्था थी उसको तोड़ना चाहते हैं। तो इन लोगों को, किसानों को ये इंश्योर करना चाहिए कि आपकी एमएसपी इंटैक्ट रहेगी, तो टूटेगी नहीं। और ये जो कानून की जो बात कर रहे हैं ना, ये कानून में सारे जितने भी कानून है वो प्रदेश की जनता के लिए, लोगों के हितार्थ बनाए जाते हैं, किसानों को सिक्योरिटी देने के लिए बनाए जाते हैं। आप एक बात बताइए कि वो किसान जिसने इस देश को आत्मनिर्भर बना दिया, वो किसान जिसने हर व्यक्ति को अनुपलब्ध करा दिया, वो अगर इनसिक्योर महसूस करेगा इनके 3 अध्यादेशों से, तो क्या उसको इस बात की आवश्यकता नहीं कि वो उठकर सवाल पूछे कि हमारे एमएसपी का क्या होगा? देखिए सुखवंत जी, चलिए आप जरा बड़ौदा की बात कर लेते हैं। मैं आपके सवाल पे आता हूँ, 10 सेकंड मेरे को दे। जहां तक इनेलो की बात है, मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा उस बात को रीइटरेट करता हूँ कि बड़ौदा की जनता, किसान की जब बात चलेगी तो कांग्रेस का भी आएगा, लगेगी आग तो आएंगे और मकान भी जब में। इस गली में अकेले का, मेरे का मकान थोड़ी है, अकेली भाजपा जिम्मेदार थोड़ी है किसानों के लिए, वो कांग्रेस भी जिम्मेदार है। और आप देखेंगे कि आज बड़ौदा की जनता बीजेपी और कांग्रेस को उनकी किसान विरोधी नीतियों के लिए 70 साल की देश की आजादी के बाद किसान की, चलिए बीजेपी और कांग्रेस की तो आपने बात कर ली, लेकिन आपने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का वो बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि जिनके सिर्फ एकमात्र विधायक हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। अब जरा उनसे पूछो कि एक विधायक के साथ या चल जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। सुखवंत जी बने रहिए आप हमारे साथ। राजा पटेल हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं। राजा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बुटाना गांव में खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बूथ सेंटर है, आप देख सकते हैं बूथ नंबर 105 है, बूथ नंबर 102 है। लोगों की संख्या में साफ तौर पर बढ़ोतरी यहां पर देखी जा सकती है, पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। हम बात करें महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी जिस तरीके से चुनौती थी उसका पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। जी
ताजा जानकारी के लिए और वापस आपके पास लौटेंगे। हर पल की अपडेट आप देते रहिएगा। हमारे साथ फोन लाइंस पर लगातार आईएनएलडी और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनके पास वापस चलते हैं। रमन मलिक जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी रमन मलिक जी, आपने तमाम नेताओं की बातें सुनी और उनका जवाब भी आप लगातार दे रहे हैं। मैं आपसे लेकिन कुल मिलाकर जानना चाहती हूं कि ये जो प्रचार प्रसार का दौर रहा और जिस तरीके की राजनीति हुई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, सीएम से लेकर डिप्टी सीएम सब प्रचार कर रहे थे और एड़ी चोटी का जोर लग गया साहब। तो आप ये बताइए, कंपटीशन जोरदार है, तगड़ा है, ये बीजेपी खुद भी मानती है? देखिए, हम बीजेपी में कभी भी किसी चुनाव, चाहे वो एक छोटे से छोटा चुनाव हो जो कि किसी पंचायत का हो, उससे लेके लोकसभा के चुनाव में भी हम कभी भी ये नहीं मानते कि कोई चुनाव इम्पोर्टेंट कम है। हर चुनाव उतना ही इम्पोर्टेंट होता है और एक रणनीति के तहत हम सारा काम करते हैं। हमारे नेताओं ने एक चीज और दर्शाई जो कि शायद इस चुनाव के बाद बहुत स्पष्ट होगी कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन धर्म को एक दूसरे के साथ निभाने के लिए कैसे चल सकता है, ये भी सामने सबको नजर आया। एक और चीज मैं आज आपको बोलता हूं और आपका चैनल हरियाणा के देहात में बहुत अच्छी तरीके से सुना जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इनेलो के प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे जी। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इनेलो आज इस टीवी के माध्यम से आज ये ऐलान कर सकती है कि इस चुनाव में वो 8,000 वोट से ऊपर पहुंच जाएगी? पहले जितने भी आए, मैं बोलता हूं उसमें मैं 150% का इजाफा कर दूं, फिर भी वो उतना पहुंच पाएगी? उनके लिए वो भी गनीमत होगी। इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट ये है मैडम कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ऐसा क्यों है कि ये चुनाव में जो प्रत्याशी कांग्रेस का है उसके इतिहास गोली चलाने का और उसका तो छोड़ दीजिए या पैसे खाने का, मैं ये समझना चाहता हूं कि वो प्रत्याशी का अपना दिमाग क्या है। ये आपने पूरी चर्चाओं में सुना है, तो वो सच हो जाएगा। आप कुछ भी बोल देंगे तो वो सच हो जाएगा। आप लोग इतना गुमराह करते हैं। अभी आप बोल रहे थे कि शैलजा जी कहीं नहीं गई, वो लगभग 10-15 गांव तो खुद ही पिछले 10 दिनों में गई हैं। वहां पे अलग अलग सभाओं को उन्होंने एड्रेस किया और आप बोलते हैं कि हम निकिता जी, मेरे को तो देखा नहीं मैडम, आपको दिख गया होगा। आप शायद सोशल मीडिया चलाना थोड़ा सा और बेहतर। नहीं निकिता जी, ये जो बात है, ये जो बात है कि तुम्हारी शैलजा, मैं भी कटाक्ष कर सकता हूँ और मैं आपकी बीच में नहीं बोलता हूँ। आप बार बार चलिए हमने इस प्रकार की डिबेट करनी है तो रमन जी, अब मैं निकिता, सीनियर प्रवक्ताओं के साथ बैठने के लिए अभी समय चाहिए होगा। आप भी प्रवक्ता हैं, मैं निकिता अरोड़ा के पास जाऊंगी, कांग्रेस का पक्ष जानना चाहूंगी। सर, आप फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं, इसीलिए मैं वापस बार बार आपके पास आई, लेकिन निकिता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं अब उनका रुख करूंगी। निकिता, जो भी बातें आपने सुनी और आप जवाब देने के लिए काफी तत्पर मुझे नजर आ रही हैं, लेकिन ये जो बात है रमन मलिक जी की कि भाई कुमारी शैलजा नजर नहीं आई, आपने रणदीप सुरजेवाला को क्यों बिहार भेज दिया? बड़ौदा उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण है, क्यों भूपेंद्र हुड्डा के कंधे पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दी? यही तो मैं आपको पहले भी मैंने ये बात कही कि बीजेपी गुमराह करने में नंबर 1 पार्टी है। वो कुछ भी कभी भी कैसे भी बोल देती हैं। पिछले 10 दिनों में कुमारी शैलजा जी 12-13 गांव में गई हैं, वहां पे उन लोगों ने लोगों से बात करी और वहां पे बहुत अच्छा उनको एक रिस्पांस भी मिला है। बात यह है कि ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे इनको कुछ नहीं दिखा। शायद इनको थोड़ी अपनी सोशल मीडिया की जो स्किल्स हैं वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सभी जगह पे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम नए नौजवान यूज करते हैं, शायद उन्होंने वहां शायद उनका प्रोफाइल ना हो, बट हर जगह पे इस चीज का प्रचार है। आप जाके देख लीजिए, वीडियोस हैं जहाँ पे लोग समर्थन दे रहे हैं, अपना खुले तौर पे समर्थन दे रहे हैं। जहाँ पे भी शैलजा जी गई हैं, जहाँ पे भी हुड्डा साहब गए हैं और जहाँ पे भी विवेक बंसल जी गए हैं जो हमारे कांग्रेस के प्रभारी हैं। और जहां तक रणदीप जी की बात है, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा एक उनका पोजीशन है, ओहदा है। वो एक नेशनल लेवल पे उनकी एक वो स्पोक्स पर्सन है और वो काम करते हैं।
तो उनकी जरूरत बिहार में भी है, बिहार में भी चुनाव हो रहा है, बिहार एक बहुत देखिए बड़े बड़े लोगों की अगर बात है तो देखिए सीएम भी बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर डेप्यूटी सीएम जेजेपी तो बीजेपी की गठबंधन पार्टी है, फिर भी दुष्यंत चौटाला लगातार साथ नजर आ रहे थे। क्या करें, ये मिलजुल के तो एक तो घोटाला करते हैं। अनिल विज जी वैसे पहले तो उन्होंने चौटाला जी के अगेंस्ट कुछ बोला भी कि जो लिकर स्कैम था, जो शराब घोटाला है, उसमें जांच होनी चाहिए, हम एसआईटी करेंगे, बट एसआईटी उन्होंने घटित नहीं करी, उनके ऊपर शायद दबाव आ गया होगा। तो आपस में इनकी हम देख रहे हैं, आपके चैनल पे भी मैं बहुत बारी डिबेट्स पे आई हूं और मैंने देखा है कि जेजेपी और बीजेपी के बीच में कई बारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है चीजों को लेकर। तो हमें पता है कि कितना इनके आपस में तालमेल है, वो सबके सामने है। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो बातें ये लोग चुन के करते हैं, गुमराह करने के लिए करते हैं, और ये बहुत आसान है, ये बातें कहना बहुत आसान है इनके लिए, क्योंकि ये इनके 6 सालों से गुमराही करते जा रहे हैं, पूरे देश को ही गुमराह कर रहे हैं। चलिए मैं सोमवीर जी आपकी राय जानना चाहूंगी। आपने हर एक पार्टी के नेता को यहाँ पर सुना, और अब ओवरऑल अगर आप टिप्पणी करें इन तमाम नेताओं के बयानों को सुनकर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं निकिता जी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इसको जरा वैसे ना ले, वैसे बता रहा हूँ जरा जो मेरा अपना विश्लेषण है। बीजेपी जो है ना, चाहे वो हार में है, जीत में, चाहे इनकी 2 सीट थी, चाहे 304 है, इनका एक संगठनात्मक ढांचा बहुत अच्छा है। मैंने प्रैक्टिकल भी देखा, चौरी बंसीलाल के साथ इनका अलायंस था, उस टाइम बंसीलाल जी के साथ काम किया था। हम मेन पार्टी थे, ये छोटी पार्टी थी, हमारे से पहले मिलते थे। इनका टाइमिंग जरूर सेट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो 10-12 गांव तो पर्सनली गई है। मैडम, ये जो केस जो इलेक्शन होता है, ये पार्टी लड़ती है, सरकार नहीं लड़ती, चाहे वो पावर में है। और पार्टी की हेड इंचार्ज होती है, उस यूनिट की हेड है, उसको तो गांव गांव नहीं गली गली जाना चाहिए। आप यही अपने आप की कमजोरी शो कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि प्लीज नो प्लीज एक सेकंड आप खुद दिस इज वेरी बैड, रियली वेरी बैड। आई वोंट टॉलरेट इट। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप एडमिट कर रही हैं, वो बात बता रहा हूँ कि 10-12 गांव में गई हैं, संबंध गांव में से 10-12 गांव में गई, वो मैं नहीं कह रहा। ठीक, तो आज दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोई मेरे ओपिनियन नहीं है, जग जाहिर बात है। जो कांग्रेस जो है वो गुटबाजी की है, इनमें सूबेदारी प्रथा है। भिवानी में किरण चौधरी बैठी है, रेवाड़ी में अजय कैप्टन बैठे हैं, उधर निर्मल सिंह जी बैठे थे, रोहतक में ये बैठे हैं, उधर शाम बैठे हैं। तो इनका गुटबाजी तो जग जाहिर है। और ये जैसे ये कह रहे हैं कि सुरजेवाला जी वहां है, तो ये सारी चीजें दर्शाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने चुनाव कांग्रेस ने अच्छा लड़ा है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। तो ये बातें ना करें कि वो नहीं गया, वो छोटा था, वो बड़ा था। पार्टी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इलेक्शन जो होता है उसके अंदर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और ये पार्टी का एक छोटा लेवल होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका, देखिए, मैं आपको एक बात रखूं और आपको माननी पड़ेगी वो बात, और सारी दुनिया मानेगी कि अगर 2019 का चुनाव संगठनात्मक तरीके से, प्रॉपर तरीके से जैसे बीजेपी लड़ती है, ऐसे आपने लड़ा होता, गुटबाजी खत्म की होती, तो आप पावर में होते। आज 30-31 सीट आई थी, 40 सीट बनने में कुछ नहीं था। सिर्फ आपके ये चीज प्रूव करती है आपको, इसमें कोई आर्गूमेंट की चीज नहीं है कि आपका आर्गूमेंट करो किसी बात पे। अब आप देख लीजिए, ओपी धनखड़ साहब हैं बीजेपी के, वहीं रहते हैं। देखिए, एक दिन में बयान पढ़ रहा था नंदिनी जी, वो कह रहे थे वो शैलजा जी आई, यानी आप एक लैंग्वेज देखे थे कि शैलजा जी आई और गांव में प्रचार किया। अरे शैलजा जी को आना नहीं चाहिए, वहीं रहना चाहिए। अध्यक्ष है वो पार्टी की हेड यूनिट की। ओपी धनखड़ सारा 15 दिन वहां बैठे रहे, वहीं सोए, वहीं रुके लोगों में। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ठीक है, गढ़ है पार्टी की नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अच्छा, नजर तो आ ही रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पर ही जिम्मेदारी दी गई है बड़ौदा की। लगे हुए हैं वो, जिनकी जहां ड्यूटी थी वो लगे हुए। मैं उसमें कोई तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अपने आप को प्रूव करने का एक बड़ा मौका है, कसौटी है उनकी। देखिए, हम तो अपना ये सौभाग्य मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को समझाओ, संगठनात्मक बने, और वो हमारे इतने बड़े बड़े बहुत सारे खत्म करके लगे। ऐसा बीजेपी में आपने कम ही देखा होगा कि वो कितना अपने लीडर्स को नर्चर करते हैं, वो आपको पता है। मोदी जी के अलावा तो वो किसी और को तो आने देते नहीं है। हमारे प्रदेश में इतने सारे फेसेस हैं, इतने सारे लीडर्स हैं जो एकजुट होकर काम करते हैं। ये तो एक सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है ऐसे कि गुटबाजियां आपके लिए है, बट हमारे लिए ये है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग, हमारे पास एक पार्टी का एक स्टांस है पूरे प्रदेश में, जहां पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं। अलग अलग क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग लीडर्स हमने नर्चर किए हैं।
तो ये हमारी पार्टी की एक स्ट्रेंथ है कि हम सिर्फ केवल एक जने को हम नहीं नर्चर करते, हम बहुत सारे लीडर्स को तवज्जो देते हैं। हेड ऑफ द फैमिली एक होता है कांग्रेस, बिल्कुल, और कांग्रेस के अंदर आप भी गांधी को ही हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं। और रही बात हर एक नेता को नर्चर की, कांग्रेस के अंदर सब अपने अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा लड़ते हैं, मुख्य तौर पर हरियाणा के अंदर। ये तो अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में जब कंट्रोवर्सी हुई थी, झगड़ा हुआ था, तभी जग जाहिर हो गया था। और देखिए मंच पर भी नजर आता है, कई बार जब रैली होती है तब भी नजर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नजर आता है। रणदीप सुरजेवाला का बिल्कुल भी बड़ौदा चुनाव में ना आना, इस तरफ देखना तक नहीं, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ ना देखना इन चुनावों में। अपने आप कई बड़ी बातें बोलता है, लेकिन देखिए बड़ौदा उपचुनाव में इनका कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, भूपेंद्र हुड्डा का क्षेत्र है। लेकिन निकिता जी, भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, भूपेंद्र हुड्डा का क्षेत्र है, तो भूपेंद्र हुड्डा थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो इंदुराज नरवाल लड़ रहे हैं। और इंदुराज नरवाल खुद नजर नहीं आ रहे थे भूपेंद्र हुड्डा के आगे। तो यानी भूपेंद्र हुड्डा ने ये तो इस चुनाव को अपना ही चुनाव बना लिया कि वही जैसे कैंडिडेट हो। देखिए ऐसे तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि खट्टर साहब वहां क्यों वो पहुंचे, वो उनका क्या कहते हैं इलेक्शन थोड़ी है, वो इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं। योगेश्वर दत्त का नाम नहीं, वहां तो खट्टर साहब भी पहुंचे, वहां तो दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे, दुष्यंत चौटाला जी का चुनाव तो नहीं था, खट्टर साहब का ये चुनाव नहीं था, तो वो वहां पे इतना सिर्फ उन्हीं का ही नाम क्यों सामने आ रहा है? आप मुझे ये बताइए कि योगेश्वर दत्त भी मुझे खास कोई दिखे नहीं है। उनका आप अगर देखेंगे पिछले कुछ सालों में क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है अपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आप इंदुराज जी को देखिए, वो सोनीपत में काफी समय से काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप मुझे बताइए कि इनके सामने अगर आप तुलना दोनों पर्सनालिटीज की करेंगे तो आप किसको ज्यादा आप करेंगे? एक अनुभवी इंसान का जो मुद्दों की बात कर लेते हैं, बड़ौदा से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं। अगर बड़ौदा उपचुनाव में जब प्रचार प्रसार हो रहा था, तो जब सीएम वहां घूम रहे थे, डेप्यूटी सीएम वहां रैलियां कर रहे थे और तमाम बीजेपी के नेता जब वहां पहुंच रहे थे, तो एक बात बड़ी अहम उन्होंने उठाई। उन्होंने खुद कहा, हम मान लेते हैं भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, हम मान लेते हैं कांग्रेस के विधायक यहां पर लगातार थे, लेकिन बात यहां पर हम विकास की करते हैं कि विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कुछ नहीं किया। सीएम आते हैं, कहते हैं ये जो 4 महीने का मुझे वक्त मिला, इन 4 महीनों में मैंने अपने हर एक कार्यकर्ता को बड़ौदा में भेजा और लोगों की परेशानियों का हल मैंने पर्सनली किया। तो यहां पर जो सीएम साहब ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि अभी आपका विधायक मैं हूं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस वजह से बड़ौदा के अंदर कंपटीशन बढ़ा कांग्रेस के सामने, क्योंकि विकास के मुद्दे को वो लोग उठा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार यहां रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी श्री कृष्ण हुड्डा मेरे पास नहीं आए काम कराने के लिए। श्री कृष्ण हुड्डा जी, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी हमारे एक बहुत ही बड़े नेता रहे हैं, और अगर आप अखबार खोल के पुराने देखेंगे, उनके काफी जगह पे बयान भी हैं। वो ये कहते हैं कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा है बीजेपी और जसपा की बीजेपी की सरकार से, जो पिछले 6 साल से है। और आप देखेंगे वो बाकायदा न्यूज़पेपर्स में छपे हुए हैं, वो आपके सामने है। बाकी अगर बात करें खट्टर साहब की, वो कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने से वो अपने लोगों को भेज रहे हैं, वहां विकास का काम कर रहे हैं, तो पिछले 6 साल से वो कहां तक सहयोग क्यों नहीं उन्होंने दिया? क्योंकि उनको पता था कि एक बाईपोल आने वाला है, उनकी इज्जत दांव पे है। तो इस वजह से उन्होंने बिल्कुल एक क्या कहते हैं उसमें आकर कि हम कहीं हार ना जाएं, हार के डर से उन्होंने ये काम शुरू कर दिए। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हमें ग्राउंड रियलिटी बदली दिखी है, ये सिर्फ बातें हैं जो वो प्रिंट में। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, निकिता जी और सोमवीर जी, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं। लगातार हरियाणा न्यूज पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर महा कवरेज जारी है, बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।